करो हंसना मुस्कुराना, आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। आया नया सवेरा, जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ग्रेट एनर्जी यार, अच्छे से एनर्जी होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। यस, लगना चाहिए कि आप जिंदा हैं, लगना चाहिए कि आप जिंदा हैं यार। क्या होता है, शुरुआत में एनर्जी अच्छा लगाते हैं ना तो पूरे दिन एनर्जी अच्छा रहता है। और जिंदगी में डांस से बढ़िया कोई एनर्जी है ही नहीं यार, है ना। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बोलता हूँ यार, मैं स्टोरी के साथ ही शुरुआत करता हूँ। स्टोरी के साथ होता है ना कि आदमी कनेक्ट करता है अपने आप को। सुनना चाहेंगे स्टोरी एक? और मैं स्टोरीज वो सुनाता हूँ जो मेरी स्टोरी रही है, आपकी स्टोरी हो जिसके साथ अपने आप को आप कनेक्ट कर पाए। सुनेंगे स्टोरी? सुनेंगे? ओके। एक आदमी कहते हैं कि ट्रेन में जा रहा था जनक जी, एक आदमी तो आराम से बैठा था। उतनी देर में टिकट चेकर आया, तो टिकट चेकर सबका टिकट देख रहा था। शेख जी का भी देखा, बिकाचा का देखा, सर का देखा, तो सबने अपना अपना टिकट दिखाया। तो एक आदमी था, उसको भी टिकट पूछा, तो बोला मैं भी टिकट लेके आया हूं। तो इधर देखा, टिकट था नहीं। इस पॉकेट में देखा, टिकट था नहीं। बोला शायद इधर होगा, नहीं था। इधर देखा, नहीं था। पीछे देखा, सब पॉकेट देखा, लेकिन टिकट नहीं था। तो जो टिकट चेकर था वो उसको देख रहा था बहुत अच्छे से, और उसको लगा यार कि बंदा तो बिल्कुल जेन्युइन है। उसकी आंखों पे बड़ी एक शराफत है और बहुत ही शरीफ सा आदमी, इसकी वाकई टिकट इसने परचेज किया होगा। तो उसने बोला सर टिकट तो लिया था, बट टिकट मेरे को मिल नहीं रहा, कहीं हो सकता है मेरे से गिर गया होगा। तो टिकट चेकर ने बोला चिंता मत कीजिए, आई अंडरस्टैंड, कहीं गलती से टिकट गिर गया होगा और मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर लिया होगा, कोई बात नहीं, अब बैठिए, नो प्रॉब्लम। तो वो जाने लगा। उसने टिकट चेकर से पूछा सर रुकिए, अब समस्या उससे बड़ी हो गई। टिकट गुम हो गई वो तो समस्या छोटी थी, समस्या तो उससे बड़ी ये हो गई है, अब मुझे पता नहीं है कि मैंने जाना कहाँ है। वो तो टिकट के ऊपर लिखा था, अब तो मुझे ये नहीं पता मैंने जाना कहाँ पर है। ये हंसने वाली बात नहीं, आपकी भी टिकट गुम है सबकी सर, आपको भी नहीं पता आपने कहाँ जाना है, बस चल रहे हैं, रोज धक्के खा खा के चल रहे हैं, सबका टिकट गुम है। और मेरा टिकट मुझे सिर्फ 5-6 साल पहले मिला यार, मुझे पता चल गया कि मैंने कहाँ जाना है। तो हम सबके टिकट गुम है, तो मैं चाहता हूँ कि वो टिकट आपको मिले, किसी के भी माध्यम से मिले, मेरे माध्यम से मिले, जनक जी के माध्यम से मिले, अमित के माध्यम से मिले, लेकिन आपको टिकट मिलना चाहिए यार। जिस दिन वो टिकट मिल जाएगा ना आपको कि आपको जाना कहाँ पर है, उसी दिन आप 97% की गिनती से उठ के 3% के लोगों की गिनती में आ जाएंगे यार। तो मेरा टिकट मुझे 5-7 साल पहले ही मिला यार, तो मैं चाहता हूँ आपका भी टिकट आपको मिले। और एक बहुत ही पावरफुल थॉट मैं हमेशा अपने आप को रिमाइंड करता हूँ, और अपने सेमिनार्स में जो मेरे ऑनलाइन सेशंस होते हैं उसमें हमेशा एक बहुत ही पावरफुल थॉट देता हूँ कि परमात्मा ने जो जन्म दिया है ना यार, ये मुफ्त में मिला है आपको। जन्म
मुफ्त में मिला है, आपका कोई योगदान नहीं इसके अंदर यार, कोई योगदान नहीं है। और 97% लोग जिनकी मैं बात करता हूं वो जन्म से सीधा मृत्यु की यात्रा पे चले जाते हैं, जन्म से मृत्यु की यात्रा पे, बीच में जीवन आता ही नहीं किसी का यार, क्योंकि जन्म मुफ्त में मिला है, जीवन मुफ्त में नहीं मिला। सर आपको बता दूं, जन्म और जीवन देखने में एक ही पर्यायवाची शब्द लगते हैं, जन्म और जीवन एक ही, बट है नहीं सर। जन्म मुफ्त में मिलता है, जीवन कभी भी मुफ्त में नहीं मिलता। वो जन्म से आपको निचोड़ के, डिराइव करके बाहर लेके आना पड़ता है। वो सिर्फ 3% लोग हैं कि वो जन्म से जीवन को निचोड़ के बाहर ले आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि यार आप जन्म से जीवन को निचोड़ें, और जब मृत्यु की यात्रा पे हों तो इतनी खुशीपूर्वक जाएं कि माइंड में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अपन ये कर नहीं पाए यार। जीवन को मैं बताऊं, हम सब लोग जितनों के मैं चेहरे देख रहा हूं सब 50 के आसपास हैं, एम आई राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर अराउंड 50 प्लस 50, और सबका एवरेज निकालूंगा तो वो 45 के ऊपर ही होगा, राइट? तो वैसे भी बोलता हूं यार, हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन, जिंदगी की हाफ ऑफ द पिक्चर गॉन। और मोस्टली ज्यादातर लोगों की हाफ ऑफ द पिक्चर फ्लॉप ही है, ज्यादातर लोगों की हाफ ऑफ द पिक्चर जो है इंटरवल के पहले की फ्लॉप है। मेरी भी फ्लॉप ही थी सर, मेरी भी इंटरवल के पहले की पिक्चर फ्लॉप ही रही है, बट इंटरवल के बाद की पिक्चर बहुत ही हिट है सर। सो द पॉइंट इज, योर पास्ट इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर, योर पास्ट इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर। तो ये मत सोचे कि 50 साल के हो गए हैं, 55 के हो गए हैं, बस अब तो 10-15 साल की बात और है, चले जाएंगे, नहीं सर। जन्म से जीवन की यात्रा कभी भी किसी भी क्षण हो सकती है। मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा महात्मा बुद्ध की, महावीर की, गुरु नानक की। सहजता से समाधि आई थी सबको, महावीर को भी, बुद्ध को भी, ये सहजता के साथ हुए थे। आप अगर स्टोरी पढ़ें कभी महात्मा बुद्ध की तो 12 साल लगे उनको, शरीर जर्जर हो गया था, इतना जर्जर हो गया था, उसकी स्टोरी है, फिर कभी सुनाऊंगा कितना जर्जर हो गया था। वो एक बार नदी पार कर रहे थे, छोटी सी स्टोरी है, नदी पार कर रहे थे, तो नदी का बहाव कोई खास नहीं था, नदी ज़्यादा गहरी भी नहीं थी, इतना शरीर उनका जर्जर हो गया था, जर्जर मतलब ना भूखा प्यासा। किसी भी गुरु ने बोला कि तू ये कर, तो इससे तेरे को ज्ञान उपलब्ध होगा, जो गुरु ने बोला वो किया, बट उपवास करते करते कहते उनका पेट और पीठ एक हो गई थी, इतना शरीर में बल नहीं था। तो नदी पार जब कर रहे थे तो नदी का बहाव कुछ खास नहीं था, बट वो नदी को पार नहीं कर पाए, इतनी भी ताकत नहीं थी कि नदी को वो पार कर पाते। वो बड़ी मुश्किल से एक पेड़ का तना था, उसको पकड़ के रुक गए। उनके मन में ऐसा विचार आया कि जब मैं एक छोटी सी नदी नहीं पार कर पा रहा हूं, इतनी भी ताकत नहीं है, तो भव सागर को या उसको मैं कैसे पार करूंगा। तो उन्होंने उसी दिन बोला कि अगले दिन, ये संध्या का वक्त था, ऐसी स्टोरी है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कोई उपवास नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस अगले दिन जैसे ही पौ फटेगी मैं राजमहल वापस लौट जाऊंगा, मुझे कोई परमात्मा की तलाश नहीं, कुछ नहीं करना। तो क्या हुआ, परिश्रम से परमात्मा नहीं मिला। जैसे उन्होंने सोचा कि अब नहीं करूंगा, एकदम सहज हो गए वो। तो कहते अगले ही दिन जब सुबह हुई, तो उसकी बड़ी लंबी स्टोरी कभी सुनाऊंगा, तो जैसे ही उन्होंने परिश्रम छोड़ा, सहज हो गए कि अब नहीं करूंगा, तभी वो ज्ञान को उपलब्ध हुए थे। तो परिश्रम से कभी भी मोक्ष नहीं आता है, मैं बता दूं आपको। महावीर को भी नहीं आया था, बुद्ध को भी नहीं आया था, गुरु नानक को भी नहीं आया था। तो उसके लिए सहजता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यार, बहुत ही सहज हो जाइए। मैंने कल भी बोला था, आप चिंता करके क्या कर रहे हो अभी तक, कुछ बैंक बैलेंस तो बढ़ नहीं रहा आपका यार, चेहरे पे झुर्रियाँ शायद अलग से आ जाए, उधर कुछ कालापन आ जाए तो अलग बात है, कुछ हो तो रहा नहीं आपसे, तो इट इज़ बेटर सहज हो जाएगा यार। जैसे ही आप सहज हो जाओगे ना, वो परमात्मा, वो यूनिवर्स, वो आप तक आने को तैयार है। मेरे स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं वो आपको ढूंढ रहा है, आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वही आपको ढूंढ रहा है। बट हम इतना परिश्रम में उलझे हुए हैं कि वो आना भी चाहे तो हम तक आ नहीं पा रहा। वो कह रहा है यार सहज हो जा, मैं तेरे पास आने को तैयार हूँ। तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल आप सहज हों जीवन के अंदर, बिल्कुल सहज हो जाए। और जीवन तो बीत ही रहा है, आप कौन सा रोक पा रहे हैं उसको यार। बूंद 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 तो डेली आपका खिसक ही रहा है ना, तो खिसक ही रहा है आपका। तो बेहतर होगा उसको आराम से, सहजता से आप खिसकने दें और वो आपके अंदर उतर सकता है यार। मेरे अंदर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उतरा है, उसको मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से उतरे, वास्तु के माध्यम से उतरे, देयर आर सो मेनी अदर वेज कि जहाँ से वो आपके अंदर उतर सकता है यार। शुरू किया जाए सेशन।
डे 2 के अंदर हमारी बात होगी आज आपके साथ सिलेक्शन ऑफ प्लॉट और सिलेक्शन ऑफ फ्लैट, चाहे वो प्लॉट की बात करें चाहे वो फ्लैट की बात करें, राइट। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपके लिए उतने रेलेवेंट ना हो बॉम्बे वालों के, क्योंकि फ्लैट में रहते हैं, बट आप सोचिए आप अपने लिए वास्तु नहीं करवाने आए हैं, आप यहां बैठ के अपना वास्तु नहीं सीखने आए हैं, आप इसलिए आए हैं क्योंकि आप इसको सीख के दूसरों की लाइफ को भी कैसे करेंगे, प्रोफेशनली करेंगे। जो प्रोफेशनली मार्केट में जाएंगे तो उसके पास ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। एक भी रिडक्शन आपके लिए अच्छी नहीं है। आप जब रिडक्शन की बात करोगे तो आप भूल जाओ अपने फ्लैट को, फॉरगेट योर फ्लैट। आप अपनी बॉडी को देखिए कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मैं काट लूं। कटवाना चाहते हैं कोई आप है? बाल कट जाए तो कोई बात नहीं सर, अगर नाखून है ना, आप अगर ध्यान से देखें आपकी पूरी लाइफ में नाखून का कोई रोल नहीं है सर, स्वाय खुजली करने के हल्की फुल्की, है ना, और अदरवाइज तो नाखून का कोई रोल ही नहीं आपका। अगर नाखून भी हल्का सा कट जाए ना सर, ज़्यादा आप नेल कटर से हल्का सा नाखून भी ज़्यादा कट जाए तो उस दिन आपका पूरा डे वेस्ट हो जाता है और 3-4 दिन तक आप अपने मानसिक रूप से परेशान होते हैं। नाखून की बात करूं, आंख नाक कान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा आपके साथ। नो, यू कैन इमेजिन कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसको हम काट लेंगे। मैं आपको गोल्डन रूल देता हूं कि आपको अगर वास्तु तुरंत सीखना हो, क्विक सीखना हो, आप वास्तु मत सीखो, आप अपनी बॉडी का वास्तु सीख लो। अप्लाई दिस ऑन योर बॉडी। आपकी बॉडी ही पूरी वास्तु है सर। अगर आपको अपनी बॉडी की शेप, बॉडी में 5 एलिमेंट्स, बॉडी के आपको 8 दिशाएं पता चल गई, आपको घर देखने की फिर जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको आएगा। तो जस्ट अप्लाई दैट वास्तु ऑन योर की बॉडी। अगर मेरी बॉडी में ये सब चीजें हों तो मैं कैसा दिखूंगा, क्या प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर आएंगी, तब आपको घर का वास्तु अपने आप समझ आ जाएगा, राइट। तो रिडक्शन किसी भी प्रकार की कोई अच्छी नहीं होती है। क्यों? हाथ कट जाएगा तो बाजार से लाऊंगा मैं आर्टिफिशियल, लिम्ब होगा तो आर्टिफिशियल लगाऊंगा, हेड तो मिलता नहीं है ना बाजार से, हेड तो जयपुर में मिलता नहीं है। सबसे बड़ा जो लिम्स का फैक्ट्री है वो जयपुर में है, वहां हेड अभी तक बना नहीं कि हेड उखाड़ के किसी का लगा देंगे। बाकी सब कुछ लग जाएगा, आपका टांग भी लग जाएगी, हाथ भी लग जाएगा, लिवर भी आजकल ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट हेड की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इट मीन्स जब इसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है तो एज ए ऑनेस्ट वास्तु यही कहता है कि अपने को क्लाइंट को सीधा बोलना कि भाई साहब आप इसको छोड़ के अगले घर में चले जाएं। अब जिनके दिल कमजोर हैं स्टूडेंट्स के हमारे, तो उनका सवाल पैदा होता कोई तो आएगा इसमें कि सर ये क्या बात हुई, अब ये चला जाएगा तो इसकी जगह कोई और आएगा तो ये पाप नहीं है? आता है ना मन में सवाल, है ना। अगर ये सर्जन ऐसा सोचे कि भाई साहब अगर मैं सर्जरी करते हुए इसका यार आंत निकालूंगा तो क्या होगा, बड़ा दर्द होगा, इसको तो छोड़ ही देते हैं, तो सर्जरी होगा ही नहीं कभी आपका, है ना। मैं इसका जवाब देता हूं आपको, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल आपको आना ही है दिमाग में कि सर ये छोड़ेगा बंदा, ये तो चला गया, अब दूसरा आएगा तो उसका बेड़ा गर्क होगा, तो क्या हम दूसरे को इनवाइट करें? मैं ये कहता हूं कि परमात्मा और यूनिवर्स जिसको कष्ट देना होगा, जिसको कर्मों की सजा देनी होगी, सबको मिलनी है ना अपने अपने भाग्य की, हम भी भोगते हैं आप भी भोगते हैं, सबको मिलती है कुछ ना कुछ। तो जिसको सजा का नेक्स्ट पात्र होगा वो ऑटोमेटिकली इस जेल खाने में आ जाएगा। तेरी सजा पूरी हो गई है, मैं आ गया हूं परमात्मा का बंदा, तेरी सजा सुना दी कि बंदे तेरी सजा पूरी हो चुकी है, तू इस जेल खाने से निकल के आगे चला जा, जो नेक्स्ट होगा वो अपने आप इसके अंदर आएगा, तो उसके खेल में तू बाधा नहीं बनेगा। इसलिए आप चिंता करो, चिंता मत कीजिए कि अगले आएगा तो क्या होगा, करेक्ट। हमेशा याद रखिए कि हम सब लोगों को जिंदगी के अंदर एक चीज की बहुत ही चिंता रहती है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हर आदमी को ये चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। इसीलिए हम शायद बहुत सी अपनी तमन्नाएं, बहुत से अपनी डिजायर्स या बहुत से अपने जो स्किल हैं उसको हम इसलिए नहीं एक्सपेरिमेंट पे डालते कि लोग क्या कहेंगे। तो इसी के ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि लोग क्या कहेंगे। एक बाप और एक बेटा थे किसी गांव में, तो उनके पास एक गधा था एज, तो वो उसको बाजार में बेचने के लिए जा रहे थे। जब बेचने के लिए जा रहे थे तो गधा चल रहा है, साथ में बाप बेटा चल रहे हैं। सामने से पसंद जो लोग आ रहे थे तो एक लड़का बोला, एक बंदे ने बोला कितने बेवकूफ़ हैं, बाप भी पैदल चल रहा है, बेटा भी पैदल चल रहा है, और गधा पता नहीं किस लिए रखा इन्होंने। अब इनको लगा यार बात तो ठीक है, फिर गधा जो है फ्री में चल रहा है, कोई तो इस पर बैठे। अब उसने क्या बोला, बाप ने लड़के को गधे पे बिठा दिया। फिर थोड़ी देर आगे गए,
फिर किसी ने बोला कितना नालायक बेटा है, हैं? शर्म नहीं आती, खुद गधे पे बैठा है और बाप नीचे चल रहा है। अब बेटे को बड़ी शर्म आई, बेटा नीचे उतर गया, बाप ऊपर बैठ गया। फिर थोड़ी देर आगे गए तो किसी ने बोला कैसा कलयुग आ गया, शर्म नहीं आती, बेटा नीचे चल रहा है और बाप जो है वो ऊपर बैठा हुआ है। फिर बड़ी शर्म आई और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। फिर बाप नीचे उतर आया, फिर गधा ऐसे चलने पड़े। उतनी देर में क्या हुआ, एक ब्रिज आया, नीचे नदी थी तो उसको क्रॉस करने लगे, राइट। फिर तीसरे ने बोला बेवकूफ, दोनों नीचे चल रहे हैं। फिर दोनों ऊपर बैठ गए, गधे के ऊपर, फिर दोनों बैठ गए क्योंकि किसी ने टोका। फिर लास्ट में एक बंदा बोलता है अक्ल नहीं है इन लोगों को, देखो लोग क्या क्या कह रहे हैं, गधा भी वही, लोग उसको कितना तंग कर रहे हैं। फिर शेख साहब अगले बंदे ने पूछा अरे कितना कलयुग आ गया, गधे के ऊपर इतना बोझ डाला हुआ है, गधे के ऊपर इतने छोटे से गधे कि दो दो बंदे उसके ऊपर सवारी कर रहे हैं। अब बोले यार करें तो क्या, कि इनको समझ ना आए, एक बैठे, दो बैठे, बाप बैठे, बेटा बैठे, तब क्या करें। उन्होंने क्या किया, अब करना क्या था, एक उन्होंने बांस लिया, गधे की टांगे उसके साथ बांधी और एक कंधे पे पीछे की टांग और एक कंधे पे आगे की टांग, बाप और बेटा उसको उठा के ऐसे चलना शुरू कर दिया। अब पुल पे जा रहे हैं, नीचे नदी है। फिर बंदा बोला अरे देखो गधे को कितना ये परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, ये नहीं कि नीचे उतरे और उसको ठीक करे। इतनी देर में वो गधा खीने आया और वो सब लोग नीचे गिर गए। ये दोनों तो बच गए लेकिन गधा हाथ से उनके चला गया। क्यों? क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप चाहे गधे के नीचे चलें चाहे ऊपर चलें, कुछ ना कुछ तो लोग आपको कहेंगे, तो लोगों की चिंता मत कीजिए। आपको याद है घरों में आंगन में आप देखो अपने बुजुर्गों के तुलसी जी होती थी, याद है, और तुलसी जी के साथ वो नीचे एक दीपक लगाते थे, है ना, लगाते थे ना। अब वो इसलिए नहीं लगाते थे कि तुलसी जी माता जी हैं और उनको हमने कोई पूजना है, ये धार्मिक मंथन नहीं था उसका। तुलसी जी के अंदर मेडिसिनल वैल्यू है। वो जब नीचे दीपक लगाते थे तो उसकी आंच से तुलसी जी के पत्ते जब होते थे तो उनके ऊपर एवेपोरेशन होता था मेडिसिनल वैल्यू का, और वो जब फैलती थी तो जितने भी बैक्टीरिया थे उसको वो किल करती थी, राइट। तो इसलिए वो साइंटिफिक तरीके से उसको लगाया जाता था। जरूरी नहीं होता था कि उसको तुलसी जी माता जी को हमने करना होता। ये तो आपने बाद में हम कुछ लोगों ने उसको धर्म के साथ जोड़ दिया, इसका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं। वो मेडिसिनल वैल्यू को एवेपोरेट करते थे ताकि पूरे घर का वातावरण शुद्ध रहे और उसमें बैक्टीरिया हमारे घर के अंदर ना आए। दैट वाज द साइंटिफिक। वास्तु अगर आप जाते हो, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ नॉलेज, इट इज ए मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन सर। अगर आपका ऑब्जर्वेशन गलत हो गया तो ये पेपर के ऊपर सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है सर आपकी। आप उस किसी के घर में जा रहे हैं और आपके सामने डिफेक्ट है और आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे, पेपर के ऊपर आपको आता है। इस मीन इट इज नॉट ए मैटर ऑफ नॉलेज, वास्तु इज ए मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेयर न्यूमरोलॉजी में ऑब्जर्वेशन उतनी नहीं होती, नॉलेज ज्यादा काम करती है, बट इट इज प्योरली ऑब्जर्वेशन सर। इसका मतलब अगर आपको कहीं से वेट उठाना हो, खत्म करना हो, तो वहां पर देखिए कि जितना एयर चल पाए। याद रखिए द टर्मिनोलॉजी एयर एंड लाइट। अगर आपके घर में प्रॉपर तरीके से आ रही है, प्रॉपर जोन से, तो मान के चलिए कि आधी प्रॉब्लम या 70% प्रॉब्लम वैसे ही आपकी सॉल्व हो रही है। पूरे वर्ल्ड में द हाईएस्ट सेल ऑफ कोर्सेज ऑफ न्यूमरोलॉजी इन वास्तु, दैट इज ऑफ अरविंद सूद। और उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके अंदर अपन सबसे ज़्यादा कोर्सेज सेल करते हैं, बिकॉज ऑफ अवर सिंपल लैंग्वेज एंड पीपल अंडरस्टैंड इट। आई ऑलवेज से द नॉलेज विच कैन नॉट बी परकुलेटेड इन टू द माइंड्स, इट इज़ नॉट ए नॉलेज। अगर वो नॉलेज आपके परकुलेट नहीं हो रही माइंड में, वो नॉलेज ही नहीं है मेरे हिसाब से। दैट इज व्हाट आई फील। टॉयलेट की हिस्ट्री क्या है कि 50 साल पहले हमारे घरों में टॉयलेट नहीं होता था, हम बाहर जाया करते थे, राइट। इसका मतलब टॉयलेट की बेस्ट लोकेशन घरों के अंदर हो ही नहीं सकती। वी कैनॉट हैव द बेस्ट लोकेशन ऑफ द टॉयलेट इन टू द होम, क्योंकि जब शास्त्र लिखे गए होंगे उस पर टॉयलेट ही नहीं होते थे, लोग तो बाहर जाते थे, राइट। जिन ऋषि मुनियों ने ये लिखा होगा या विश्वकर्मा जी ने लिखा होगा, विश्वकर्मा जी खुद मेरे को लगता है जंगल में जाते होंगे तो शास्त्र में कैसे लिखेंगे वो टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, राइट।